कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम 4 बजे से ऑनलाइन नहीं आ पाए और हम अप्रोक्स 40 या 45 मिनट्स देरी से हम यूट्यूब पर हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो हम अपना BNSS का सफर आज शुरू करेंगे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। हमारा जो मीडियम रहेगा वो लाइव क्लास रहेगा और देन आफ्टर वंस आई कंप्लीट दी यूट्यूब लाइव देन हमारी टीम की तरफ से आपको रिकॉर्डिंग क्लास का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल इशू रहता है इस लेक्चर के दौरान, इस लेक्चर के बीच में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आपको एक बार क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग क्लास का हमारा आपको लिंक मिल जाएगा। और इसमें हम बहुत ही एकदम कोर कॉन्सेप्ट के साथ में हम BNSS के बारे में जानेंगे और A to Z हर एक सेक्शन को हम बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो आपका PCSG का एग्जाम हो, चाहे वो आपका APO एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का जुडिशियल एग्जाम हो, या फिर आपका कोई AIBE का एग्जाम हो, या फिर कोई और एकेडमिक एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, उस सब में आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए, हम जैसे कि हमने बात की कि हम आज BNSS का सेशन शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज है हमारी। इसमें हम 4, 6, 8 या जो भी लेक्चर रहेंगे हम सेक्शन 8 से लेकर और सेक्शन 531 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारी पुरानी लॉ थी जिसको हम CRPC कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो हम उस किताब की बात करें तो उसमें कुछ सेक्शंस कम थे, लेकिन यहां कुछ सेक्शंस को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि यहां देखें, हम नई किताब में, नई BNSS में देखेंगे, नए कानून में, जो कि 2023 का कानून है, उस कानून में अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो 531 है और उसमें टोटल चैप्टर्स 39 है और उसमें 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ये 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो चलिए, हम बिना वक्त को बर्बाद किए हुए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम लेट हैं अपने यूट्यूब लाइव के लिए, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उसको आगाज करते हैं। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, BNSS का जो कानून है वो क्या है। BNSS 2023 का एक कानून है और इसकी हम कुछ चीजें जानेंगे अभी। इसमें कुछ चीजें क्या है, किस तरीके से ये बनाया गया कानून, इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे कुछ चीजें हम इसके बारे में जानेंगे। एक तो हम इसकी असेंट डेट को जानेंगे, दूसरी इसकी इन्फोर्समेंट डेट को जानेंगे, तीसरा हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स, चैप्टर्स कितने हैं, कितने इसमें आपके सेक्शंस हैं और इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं। तो हम ये इन चीजों के बारे में जानेंगे 1 by 1। तो इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं वो देखेंगे, कितने सेक्शंस हैं वो देखेंगे, चैप्टर्स कितने हैं इसमें वो देखेंगे, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी, एनैक्टमेंट डेट क्या है इसकी, वो सब चीजें हम देखेंगे। असेंट डेट क्या है इसकी। तो देखिए, जो असेंट डेट है, असेंट डेट जो है हमारी 25 दिसंबर 2023। इन्फोर्समेंट डेट जैसे कि हमने देखा 1 जुलाई ऑफ 2024। बेसिकली ये जो एक्ट है वो 2023 का है, लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया है 2024 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके चैप्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 39 और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं 531, जो कि पहले कितने हुआ करते थे 484 हुआ करते थे, 484, लेकिन अब कितने कर दिए हैं, बढ़ाकर इसको 531 कर दिया गया है। स्केड्यूल्स इसमें कितने हैं, स्केड्यूल्स इसमें 2 स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स फर्स्ट और स्केड्यूल सेकंड, ये दोनों स्केड्यूल्स हैं इसके। ये हमारे स्कीम है इसकी, इस कोड की, इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं 39, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं 531, और स्केड्यूल्स की बात करूं तो स्केड्यूल फर्स्ट एंड स्केड्यूल सेकंड, इनके अंदर क्या है वो हम जानेंगे। असेंट डेट, इस एक्ट को असेंट कब मिली 25 दिसंबर 2023 एंड इन्फोर्समेंट में कब आया ये एक्ट, किस डेट को आया, तो 1 जुलाई 2024। ये हमने इसमें जाना। इसके अलावा आगे बात करते हैं अब हम इसके कोर कॉन्सेप्ट की,
तो बेसिकली ये कानून है क्या, इसका जुरिस्प्रूडेंशियल एंगल क्या है, क्या क्या चीजें इसकी बारीकी है वो बात करते हैं। देखिए हम जैसे जानते हैं कि दो नेचर होती है कानून की, कोई भी कानून कितने नेचर का हो सकता है, दो नेचर का। तो हम सबसे पहले इसका नेचर जानेंगे, इसका नेचर क्या है। नेचर मतलब ये सब्सटेंटिव है, सब्सटेंटिव नेचर का है, या ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल नेचर का है। ये जो बीएनएसएस है, ये नेचर है बीएनएसएस का, वो क्या है ये जानेंगे। तो बीएनएसएस का नेचर क्या है, सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है, कैसा नेचर है ये हम जानेंगे कम से कम। तो हम सब्सटेंटिव के इसके नेचर को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या खूबी होती है, सब्सटेंटिव की क्या खूबी होती है, प्रोसीजरल की क्या खूबी होती है। देखिए जैसे कि सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ में एक अपराध होता है, मैं क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अपराध होगा, उसमें सजा होगी, उसकी डिफिनेशन दी होगी, ये सारी चीजें दी गई होंगी। तो इसमें जो पनिशमेंट है, बेसिकली इसमें जो पनिशमेंट दिया गया है, किसमें दिया गया है, बीएनएस में, बीएनएस यानी कि पुरानी आईपीसी, आईपीसी में पनिशमेंट दिया गया था। इस पनिशमेंट को अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए जिस माध्यम की, जिस तरीके की, जिस कानून की जरूरत पड़ेगी, उस प्रोसीजर की, जिसको भी फॉलो करके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमें क्या करना है, इस पनिशमेंट को अचीव करना है, वही कानून हमारा प्रोसीजर कहलाएगा, प्रोसीजरल कानून कहलाएगा। वही चीज बताई गई है बीएनएसएस में। जैसे कि हमने देखा बीएनएस में, मिसाल के तौर पर बीएनएस में कोई ऑफेंस है, मिसाल आपका ऑफेंस है थेफ्ट, चोरी। तो अगर इस थेफ्ट को, अगर मैं बात करूं थेफ्ट की, तो ये चोरी को, अगर ये चोरी के लिए मिसाल के तौर पर 3 इयर्स की इसमें क्या है, पनिशमेंट दिया गया है, 3 इयर्स का पनिशमेंट है। इस पनिशमेंट को अचीव करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप उठाएंगे और किसी को बंद कर देंगे, उसका एक प्रॉपर प्रक्रिया होगी, प्रॉपर प्रोसीजर होगा। जो प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को कहां से फॉलो किया जाएगा, वो यहां से फॉलो किया जाएगा, बीएनएसएस से। और उस प्रोसीजर को ही, जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, वो किस किताब में, इस किताब में। तो इसका नेचर क्या हुआ, ये प्रोसीजरल नेचर का हुआ, इसमें प्रोसीजर बताए गए। कैसे प्रोसीजर, अरेस्ट कैसे करेंगे आप सीजर कैसे करेंगे किसी प्रॉपर्टी का, आपने किसी को समन कैसे सर्व करना है, आपने वारंट कैसे किसी को देना है, तरीके बताए गए। दैट मींस प्रोसीजर बताए गए मुख्तलिफ चीजों के। आपने इशू प्रोसेस कैसे करना है, आपने चार्ज फ्रेम कैसे करना है, आपने ट्रायल कंडक्ट कैसे करना है, आपने इंक्वायरी कैसे करनी है। तो इन मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को बताया गया है, तरीकों को बताया गया है। तो इन तरीकों को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो बीएनएसएस कहलाया जाएगा, ठीक है, बीएनएसएस कहलाया जाएगा। तो बीएनएसएस में क्या है, ये प्रोसीजरल नेचर का कानून है। इसमें बहुत सारे तरीके दिए गए, अरेस्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, आप इंक्वायरी कैसे करेंगे, ट्रायल कंडक्ट कैसे करेंगे, चार्ज फ्रेम कैसे होगा, इशू प्रोसेस कैसे होगा। ये मुख्तलिफ चीजों को इन्होंने क्या किया, एक प्रोसीजर की तरह बताया गया। तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें क्या अचीव करना है, अल्टीमेट हमारा क्या है, किसी भी एक्यूज्ड को क्या दिलाना, पनिश कराना, यही हमारा अल्टीमेट है। क्योंकि ये जस्टिस जो होता है वो कैसा जस्टिस होता है, पब्लिक जस्टिस होता है। जैसे किसी भी शख्स ने, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन ने सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा एक्ट किया जिसको लॉ परमिट नहीं करता है, निषेध वाला कानून कहते हैं, यहां पर कोई चीज निषेध है, तो किसी निषेधाज्ञा को तोड़ेंगे, आपने किसी ऐसी प्रोहिबिटेड चीज को तोड़ दिया जो कानून मना कर रहा है, बाय द फॉरबिडन बाय द लॉ, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ जस्ट कॉल्ड द ऑफेंस। अगर हमने किसी ऐसी चीज को तोड़ा, किसी ऐसी बात को तोड़ दिया जिसे कानून ने मना कर दिया है, तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया है, इलीगल एक्ट किया है या अनलॉफुल एक्ट किया है। और वही इलीगल एक्ट या अनलॉफुल एक्ट अगर किसी क्राइम की डिफिनेशन की अगर रेडियस में आ जाता है, परिधि में आ जाता है, तो उसको स्पेसिफिकली नाम दे दिया जाता है। जैसे मसलन चोरी की अगर डिफिनेशन की अगर वो लिमिट में आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, चोरी की लिमिट में जब आएगा तो हम उसको चोरी कर देंगे। अगर वो मर्डर के इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर देगा, यानी कि जो भी मर्डर होने में जो चीजें जरूरी हैं, अगर उनको वो फुलफिल कर देगा, तो हम उसको मर्डर नाम दे देंगे। या हम कह रहे हैं एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, या हम कोई और बात करें, स्नैचिंग की बात करें, या फ्रॉड की बात करें, तो जो भी हमने अनलॉफुल एक्ट किया है, अगर वो अनलॉफुल एक्ट किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर देगा, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर देगा, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे। बेसिकली अगर हम जनरल बात करें तो क्या होता है, एन एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ, क्या होगा, इट्स कॉल्ड ऑफेंस। कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा ओमिशन क्या होगा जिसे कानून ने निषेध किया है, फिर भी कोई उस निषेधाज्ञा के बाद भी करता है, दैट मींस ऑफेंस। वो क्या होगा, वो आपका अनलॉफुल कृत्य होगा, या फिर विधि कैसा अविधिक कृत्य होगा, जिसको हम ऑफेंस कहेंगे। तो आपने यह जाना कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होगा, सब्सटेंटिव लॉ के साथ में प्रोसीजरल लॉ क्या होगा। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, किसी की लायबिलिटी को ठहराता है, किसी की लायबिलिटी को बताएगा, किसी के राइट्स को बताएगा। और प्रोसीजरल लॉ जो होता है कि उसके अल्टीमेट को अचीव करना चाहता है। जो हमने सब्सटेंटिव लॉ में कुछ अल्टीमेट अपना रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करना,
उसके लक्ष्य को पाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करना है, जिस किताब में वो तरीका बताया गया, उस किताब को हम प्रोसीजर लॉ कहेंगे और उस किताब का नाम है बीएनएसएस। ठीक है ना। इसके अलावा भी मैं आईपीसी जनरल पिनल कोड है भारत का, जो आज बीएनएस हो चुका है। आईपीसी एक जनरल पिनल कोड है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोई स्पेशल लॉ हो सकता है क्रिमिनल, चाहे वो आपका लोकल लॉ हो सकता है, जैसे कि पोडा, टाडा, एनडीपीएस एक्ट, आपका SC/ST एक्ट, ये स्पेशल लॉ है। इन कानूनों में भी अपराध होते हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल चीज समझिए कि यहां पर कोई भी बीएनएस में दिए गए कानून को तोड़ता है तो उसके लिए जो अल्टीमेट सजा है, उसको पाने का जो माध्यम है, जो पाने का तरीका है, प्रोसीजर है, उसको बीएनएसएस में बताया गया। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये नेचर वाइज कैसा है, बीएनएस नेचर वाइज कैसा है, प्रोसीजर लॉ है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे हमने दोबारा से रिपीट कर लेते, बीएनएस मतलब पुरानी आईपीसी, ठीक है। इसमें कोई पनिशमेंट का प्रावधान है, किसी भी चीज के पनिशमेंट का, वो कोई भी ऑफेंस हो सकता है, मसलन ये पनिशमेंट है, इस पनिशमेंट को हमें अचीव करना है, इसको अचीव करना है, इस पनिशमेंट को हमें अचीव करना है, बेसिकली आना है। तो इसको अचीव कैसे करेंगे? इसको अचीव करने का वो तरीका तो बताइए, कोई मेजरमेंट है, आपके पैमाना है? हाँ है, हमारे पास मेजरमेंट का नाम क्या है, बीएनएसएस। जो पहले क्या हुआ करती थी, सीआरपीसी, पहले सीआरपीसी हुआ करती। इसमें मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं, इसमें मुख्तलिफ तरीके बताए गए, और इसके माध्यम को, इसको टूल बनाकर, इसको एक ब्रिज के तरीके से बनाकर, इस पर चलकर आप कहां आएंगे, इस पनिशमेंट को आप अचीव कर लेंगे, इसको अचीव कर लेंगे। ये तो प्रोसिक्यूशन की साइड से हुआ, ये प्रोसिक्यूशन की साइड से। प्रोसिक्यूशन क्या चाहता है कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी पर्सन ने किया है, कोई अक्यूज पर्सन है, उसको हमारा अल्टीमेट क्या होता है, प्रोसिक्यूशन की साइड से होता है कि हम उसको सजा दिलाएं। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस होता है, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको एक्यूटल कराएं, उसको सजा मुक्त कराएं, दोष मुक्त करा दें। तो ठीक है, उसको दोष मुक्त करने के लिए भी यही सब प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, यही सब। तो चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे वो एक्यूटल हो, चाहे वो एक्यूटल हो, चाहे वो पनिशमेंट हो, ये दोनों, पनिशमेंट चाहे एक्यूटल, अल्टीमेट इसका क्या है, चाहे तो पनिशमेंट चाहे वो एक्यूटल। तो चाहे एक्यूटल कराना हो, चाहे वो पनिशमेंट कराना हो, उसके अल्टीमेट को अचीव करना, उसके अल्टीमेट गोल को अचीव करना, इधर पनिश और इधर एक्यूटल। तो दोनों ही तरीके, किस तरीके से आप पहुंचेंगे यहां तक, बीएनएस का सहारा लेकर पहुंचेंगे। बीएनएस में जो प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप वहां तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हम जान लेते हैं इसमें बीएनएस में और क्या होता है। देखिए, हम जानेंगे, ये बीएनएस है हमारे पास, बीएनएसएस पुरानी सीआरपीसी, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहां पर। तो देखिए, पहले भी यही था और अब भी यही है, यहां पर कोई चेंज नहीं किया है। अलबत्ता थोड़े सेक्शंस आगे पीछे कर दिए गए, कुछ सेक्शंस को चेंज कर दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं पुरानी सीआरपीसी में 154 में आपकी एफआईआर की बात की गई थी, लेकिन यहां पर एफआईआर की बात कहां की है, 173 में बात की गई है। तो हम देखेंगे मोटा मोटा चेंज क्या है, कुछ सेक्शन से इधर कर दिए गए, बाकी डेफिनेशन कुछ बदली गई है, बहुत बड़ा ज्यादा अंतर नहीं किया गया है, कुछ जगहों पर अंतर है, वो बताएंगे क्या क्या अंतर है। फिलहाल इसका हम एक आउटलाइन जानते हैं क्या। देखिए, पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर केस, दूसरा होता है कंप्लेंट केस, तीसरा होता है इंफॉर्मेशन केस। इंफॉर्मेशन केस, बीएनएस या सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी नई बीएनएस। तो हम बात कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, सीआरपीसी को कभी कंफ्यूज हुआ, बीएनएस की बात कर रहे हैं, ठीक। बीएनएस में बेसिकली तीन ही ऐसे तरीके दिए जिससे कोई केस इंस्टीट्यूट हो सकता है। जैसे कि हम जब सीपीसी पढ़ते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जब हम वहां पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया गया कि केस को इंस्टीट्यूट करने के दो तरीके हैं। वहां पर या कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं, वहां दो तरीके। वहां पर क्या है, सेक्शन 26 क्या कहता है, राइट विद द ऑर्डर फ्लोर। सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 ये कहता है कि कोई भी सिविल सूट आप किस तरीके से इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, या तो आप प्लेंट को देकर प्रॉपर कोर्ट में, या फिर एज एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई ऐसा तरीका जो प्रिस्क्राइब वे में बताया गया है आपको। या तो आप प्लेंट दीजिए पहला तरीका, या कोई दूसरा और तरीका हो सकता है जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो आपके कानून में बताया गया है। वैसे ही यहां पर अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तीन ही तरीके हैं क्रिमिनल केस को इंस्टीट्यूट करने के। वो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हो सकता है, यानी कि एफआईआर केस कहते हैं, या वो कंप्लेंट केस हो सकता है, जैसे कि आपने कंप्लेंट कर दी, जैसे कि 156 हुआ करता था पहले वाली सीआरपीसी में, बताएंगे यहां पर क्या तब्दीली है।
और तीसरा क्या होता था आपका इंफॉर्मेशन पे, जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को और उस पर पुलिस ने क्या करा, केस को दर्ज कर लिया। तो इंफॉर्मेशन केस हो गया, कंप्लेंट केस हो गया और आपका एफआईआर केस हो गया। इनमें फर्क क्या होता है वो फर्क हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कॉग्निजेंस की बात करेंगे कि कॉग्निजेंस होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा यह बात समझ में आई, बीएनएसएस में भी वही सब चीजें हैं जो आपकी पुरानी सीआरपीसी में थी। आप बात करिए एनी क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट ईदर दी पुलिस रिपोर्ट दैट मींस एफआईआर केस और कंप्लेंट केस और इंफॉर्मेशन केस। तो ये तीन ही तरीके यहां पर भी है, जो पुराने तीन तरीके वहां पर थे। आप जब 190 पढ़ते थे, 190 सीआरपीसी का 190 सेक्शन पढ़ते थे, तो उसमें भी यही बताया गया था कॉग्निजेंस किन चीजों पर लेगा। किन चीजों पर लेने का मतलब क्या है, अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी तो यानी पुलिस केस हो गया, कंप्लेंट दी आपने 156(3) में, कंप्लेंट केस हो गया, अगर कोई और तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन केस हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको स्टेजेस बताऊंगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन, ये स्टेज वन का नाम क्या है, स्टेज वन का नाम होता है इन्वेस्टिगेशन। स्टेज वन का नाम है इन्वेस्टिगेशन। दूसरा क्या है स्टेज टू, इसका नाम क्या है इंक्वायरी। इंक्वायरी दो तरह की होती है, एक ई से इंक्वायरी होती है और एक आई से इंक्वायरी होती है। आई से इंक्वायरी दैट मींस प्योरली जुडिशियल एक्ट। स्टेज नंबर 3, इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में ट्रायल होगा आपका। ठीक है, आपने देखा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा सर इसमें चार्ज कहां चला गया, इशू प्रोसेस कहां चला गया, ना तो समन इशू कराया आपने ना वारंट इशू कराया। वो इसकी स्टेजेस नहीं है, वो सब स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस मेन ये हैं, वो सब स्टेजेस हैं इसकी। पहली स्टेज इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आपने पुलिस में क्या किया एफआईआर फाइल की, जैसे ही आपने पुलिस को एफआईआर फाइल की वैसे ही पुलिस क्या करेगी, उसको कैटेगराइज करेगी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 1 ऑफ द बीएनएसएस। उसमें देखेगी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको वो दर्ज कहां करेगी, वो उसको दर्ज करेगी अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। अगर 173 में उसको दर्ज करती है उस एफआईआर को, तो पुलिस क्या करेगी, जस्ट इमीडिएट आफ्टर द फाइलिंग एफआईआर वो क्या कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और अरेस्टिंग भी कर सकते हैं विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर या मजिस्ट्रेट वारंट। लेकिन अगर वही केस अगर नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है तो उसके लिए उन्हें एफआईआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या करते हैं वो एनसीआर फाइल करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174। जैसे कि वहां पर 155 में था सीआरपीसी पुराने में, जैसे कि एफआईआर 154 में थी, वैसे ही यहां पर 173 में क्या है एफआईआर है और 174 में क्या है आपका यहां पर एनसीआर है। तो जैसे ही ये अगर एफआईआर फाइल कर देते हैं, मैंने पहले बताया एफआईआर केस है ये एफआईआर केस, तो उसके पहले स्टेज शुरू हो जाती है, स्टेज 1 शुरू हो जाती है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, स्टेज 1 के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेज 1 है क्या, ये कैसे वर्क करेगी स्टेज 1। ये आउटलाइन में आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 यही सारी चीजें आएंगी कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट द एविडेंसेस, टू कलेक्ट द एविडेंसेस। जितने भी एविडेंस है उस अपराध से उस केस से रिलेटेड उन एविडेंसेस को क्या करना, इकट्ठा करना, और इकट्ठा कर फाइनली वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एक रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं बिफोर दी मैजिस्ट्रेट, बिफोर दी कोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम होता है पुलिस रिपोर्ट। ठीक है ना, अब ये बात करेंगे स्टेज 1 में क्या क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहला स्टेज 1 में काम होता है एफआईआर। मैंने बताया जैसे कि सबसे पहले क्या होगी एफआईआर, सबसे पहले क्या होगी एफआईआर होगी, और फिर उसके एफआईआर के बाद में स्टेट ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस को बुलाया जाएगा किसके सामने, उनको बेसिकली आपका जैसे पुरानी सीआरपीसी अब पढ़ेंगे आप 161 और 162 का बयान होता था, वो बयान होंगे, बेसिकली इनको बुलाया जाएगा, इनके बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। और तीसरा इसमें जो देखेंगे तीसरी चीज क्या होगी, और इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस कलेक्शन। स्टेज 1 में पहला काम क्या होगा, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी विक्टिम क्या करेगा, एफआईआर लॉन्च कराएगा बिफोर दी पुलिस ऑफिसर।
पुलिस ऑफिसर के सामने। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, उसके बाद में जो गवाह होंगे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। देन आफ्टर उसी सिलसिले में जैसे कि किसी ने अगर कोई मर्डर किया है तो वेपन का बरामद कराना, या कोई और गवाह या कोई और खून से सनी हुई शर्ट मिलना, कोई लेटर मिलना या कुछ और मिलना, ये सब चीजें क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसा होती है, वो सारी चीजें कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। देन आफ्टर ये सारा करने के बाद में फाइनली देखिए एफआईआर लॉन्च करेगा, गवाहों के बयान वगैरह करेगा, एविडेंस को कलेक्ट करेगा। एविडेंस क्या हो सकते हैं, किसी भी अपराध में इस्तेमाल की गई वेपन, कट्टा, बंदूक, लाठी, डंडा, चाकू, छुरी, ये सब चीजें, या फिर कोई ऐसी सामग्री, कुछ ऐसा मटेरियल जिससे कनेक्शन हो अपराध का, जैसे कि खून में सनी हुई शर्ट, खून में सनी हुई शर्ट, शॉर्टली बिफोर शॉर्टली आफ्टर यूज किया गया कोई गैजेट, मोबाइल वगैरह, या कोई और चीज, ये सारी चीजें आती है एविडेंसेस में। ये तीनों चीजों को कंबाइन करके इकट्ठा कर क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर, वो एक पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं, पीआर बनाकर मैजिस्ट्रेट को दे देते हैं, मैजिस्ट्रेट को दे देते हैं। अब ये मैजिस्ट्रेट को उन्होंने पीआर दे दिया, यानी स्टेज 1 कंप्लीट। once stage 1 complete, then begins the start the stage 2 या begins the stage 2। तो दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी, उसके बाद शुरू हो जाएगी। हमने स्टेज 1 को पढ़ा, स्टेज 1 में एफआईआर होती है सबसे पहले, दूसरा स्टेज ऑफ द विटनेसेस होते हैं, यानी कि उन विटनेसेस की गवाही होती है, तीसरा जो भी उस ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस होंगे उनको कलेक्ट करेंगे और उनको एक रिपोर्ट बनाकर एक जगह पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, उसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। ये कहां दी जाती है, अब 193 में दी जाती है, सेक्शन 193 में दी, पहले कब कहां दी जाती थी, सेक्शन 173 में दी जाती थी। और ये पुलिस रिपोर्ट कहां दे दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को पेश कर देगा ये पुलिस ऑफिसर। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास ये पहुंचेगी रिपोर्ट, उसके बाद में आपकी स्टेज 2 या स्टेज 2 शुरू हो जाएगी। सॉरी, आपने देखा कि यहां पर स्टेज 1 जैसे ही पूरी होगी और पूरी उसका कंप्लीशन कहां हो रहा है, फाइलिंग दी पीआर, यानी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को जैसे ही फाइल कर देगा, जब प्रोड्यूस करा देगा कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपकी स्टेज 1 कंप्लीट होगी। जैसे ही एक बार स्टेज 1 कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद स्टेज 2 आपकी शुरू होती है। और स्टेज 2 में सबसे पहला काम क्या होता है, और मैंने स्टेज 2 बताया, स्टेज 2 में क्या है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है, और इंक्वायरी है। ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन था ना, मैंने पहले ही बताया कि पहली स्टेज क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन है, और ये दूसरी स्टेज क्या है, इंक्वायरी। ठीक है, ये दूसरी स्टेज क्या है, इंक्वायरी। अब इस इंक्वायरी के शुरू होने के बाद में क्या क्या होता है इसमें देखेंगे। इंक्वायरी शुरू होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही ये पीआर भेजेगा तो वैसे ही मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस क्या होता है, ये जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन होता है। जज जो होते हैं प्राइमा फेसी इस पुलिस रिपोर्ट पर वो ये देखते हैं क्या प्राइमा फेसी, क्या प्रथम दृष्टया देखते ही फॉर द अपरेंटली उसको देखेंगे और अपने जुडिशियल माइंड को उसमें अप्लाई करेंगे, टू एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड ऑफ द जज। वो अपने जुडिशियल माइंड को लगाएगा और ये देखेगा क्या प्राइमा फेसी, क्या प्रथम दृष्टता, क्या इसमें कोई ऐसा मामला बनता है जो कि एलिज्ड है बाय द पुलिस। अगर उसे लगता है कि हाँ जी, इसमें क्या लगता है कि हाँ ये कॉग्निजेंस सही है, पुलिस ने जो पीआर भेजी है, पुलिस रिपोर्ट भेजी है, उसमें वाकई इसके खिलाफ ये मामला बनता है इस आदमी के खिलाफ, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, इशू प्रोसेस करेंगे। इशू प्रोसेस, ये इशू प्रोसेस क्या होता है, इशू प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बोलते हैं उद्देश्य का, इशू करना, जारी करना। ये उद्देश्यता क्या होती है, इधर समन और वारंट। प्रोसेस का मतलब होता है समन या वारंट, ठीक है, समन या वारंट। प्रोसेस उद्देशिका को कहा जाता है, एक ऐसी उद्देशिका बेसिकली आदेश होता है, न्यायिक आदेश। न्यायिक आदेश को लीगल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं, हिंदी में उद्देशिका बोलेंगे और इंग्लिश में प्रोसेस बोलेंगे। अगर हम प्रोसेस को बाइफरकेट कर दें तो इसको समन्स और एंड क्या बोलेंगे, वारंट्स, दोनों में से कुछ भी। मजिस्ट्रेट को जो भी ठीक लगता है, जैसा भी केस का नेचर होगा, अगर उन्हें लगता है प्राइम समन्स करिए तो समन्स इशू कर देंगे, अगर उन्हें लगता है वारंट करिए तो वारंट कर देंगे, और अगर उन्हें लगता है दोनों ही पैरेलल करने हैं इशू तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा केस टू केस, अगर केस जैसा होगा उस तरीके से करेंगे। तो पहली चीज क्या होगी, स्टेज 1 एफआईआर फाइल होगी, फिर गवाही होगी, गवाहों की
फिर एविडेंस को कलेक्ट किया गया, देन आफ्टर उसने पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी, और जैसे ही पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, स्टेज 2 शुरू कर दी, इंक्वायरी करना शुरू करी। इंक्वायरी किस बात की, जांच किस बात की कर रहा है कि क्या पुलिस ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या वो सही है। इनको तय करने के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या होता है, टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब होता है अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करते हुए उसे यह पता लगाना है कि क्या प्राइमा फेसी जो पुलिस ने एलिगेशंस लगाए, क्या वो मामला बनता है या नहीं बनता है। अगर उसे लगेगा कि हाँ इस तरीके का मामला बनता है तो वो आगे क्या कर देगा, इशू प्रोसेस कर देगा, और अगर उसे नहीं लगेगा तो वो उसे रिवर्ट बैक कर सकता है कि इसमें दोबारा जांच करनी है। मान लीजिए मामला बनता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद उसे लगता है कि नहीं भाई इसमें आगे हमें जांच और करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, इशू प्रोसेस कर देगा। इशू प्रोसेस कैसे किए जाएंगे, अक्यूज्ड को या जिसने शिकायत की है उसको या उससे संबंधित गवाह वगैरह सबको बुलाएगा वो। और बुलाने का तरीका क्या होता है, चाहे वो समन इशू करे चाहे वो वारंट इशू करे, तो दोनों को वो बुलाएगा। बुलाने के बाद उनकी गवाही वगैरह होगी, तो इसमें इशू प्रोसेस हो गया। इशू प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद में अगली स्टेज क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होगा, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होगा कि जितने भी इससे रिलेटेड दस्तावेज है वो आप सब फाइल करिए। जितने भी इससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज है, इस ऑफेंस से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, वो सब आप फाइल करिए, इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि हाँ भाई अब हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं। किस नतीजे पहुंचे, देखो इनका नतीजा क्या था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर का नतीजा क्या था, ये पीआर। और इस मजिस्ट्रेट का नतीजा क्या होगा, चार्ज फ्रेम करना। ये क्या कर देंगे, चार्ज फ्रेम कर देंगे। इन्हें लगता है कि हम पुलिस ने जो आरोप लगाए वो सब सही है। कैसे सही है, कॉग्निजेंस लिया इन्होंने, इशू प्रोसेस करके गवाहों को बुलाया, अपने सामने पूछा इनसे, और यहां पर जो पूछेंगे जैसे कि 164 का बयान होता है, नहीं होता 164 का बयान, जैसे 161 का गवाह होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन भी कराया। और तो सब चीजों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ भाई इनके खिलाफ चार्ज बनता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम कर देंगे, जो भी चार्ज बनता है। मतलब इन्होंने ऑफेंस जो भी किया है उसका वो सेक्शन पर लगा दिया जाएगा कि इन्होंने हाँ भाई पुलिस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, ये अपराध किया है और ये चार्ज हम इन पर लगाते हैं। ठीक है, पुलिस लगा देगी चार्ज, तो इन्होंने चोरी की है तो इनको चोरी का चार्ज लगा दिया जाएगा। इस चार्ज के ही साथ स्टेज 2 क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्टेज 1 कहां समाप्त हो रही थी, पीआर पर, पुलिस रिपोर्ट पर, और उसके बाद शुरू हो रही थी स्टेज 2। स्टेज 2 को कंडक्ट कौन कराता है, मजिस्ट्रेट कराता है। स्टेज 1 को कंडक्ट कौन कराता है, पुलिस ऑफिसर या कोई एनी अदर पर्सन, लेकिन वो मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, वो मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। कैसे हम पढ़ेंगे आगे डेफिनेशन में। इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो पुलिस ऑफिसर की है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के जो कि मजिस्ट्रेट ना हो। ये कहां पढ़ेंगे, अभी हम आगे इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अन्वेषण को या डिफाइन किया उसमें पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज को, इसको कंडक्ट करने का काम, इस इंक्वायरी को कंडक्ट करने का काम जो है वो मजिस्ट्रेट का है, प्योरली जुडिशियल एक्ट है। उसमें क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट ने सारी चीजों की बारीकी को देखते हुए क्या कर दिया, चार्ज फ्रेम कर दिया कि इस आदमी ने क्या किया है, चोरी की है। और चार्ज फ्रेम होने के साथ साथ स्टेज 2 समाप्त हो जाती है, फिर शुरू होती है स्टेज 3। इस स्टेज 3 में क्या होता है, ट्रायल। इस स्टेज 3 में क्या होता है, ट्रायल होगा। इस स्टेज 3 में ट्रायल होगा। तो ट्रायल में क्या होगा, तो देखो स्टेज 3 का नाम है ट्रायल। मैंने बताया पहली स्टेज का नाम इन्वेस्टिगेशन, दूसरी स्टेज का नाम आपका इंक्वायरी और तीसरी स्टेज का नाम ट्रायल। इस ट्रायल में क्या होता है, ट्रायल में कुछ नहीं होता। क्या होगा ट्रायल में, जजमेंट होगा। भाई चार्ज जो लगाया गया आपका जो चार्ज लगाया, उस चार्ज पर दोनों ही पार्टी लड़ेंगी। ये चार्ज था, ये चार्ज लगाया गया, इस पे कौन कौन लड़ेगा, प्रोसिक्यूशन। ये क्या चाहेंगे, प्रोसिक्यूशन ये चाहेंगे आपको फंसा जाए, सजा दिला दी जाए, और ये होगा सामने वाला बंदा डिफेंस, ये क्या चाहेगा कि ऐसा मुझे छोड़ दिया जाए। इन दोनों में क्या होगा, एक घमासान लड़ाई होगी कोर्ट के अंदर। लड़ाई से मतलब आर्ग्यूमेंट होंगे विद इन द बाउंड्री ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज बीएसए एविडेंस एक्ट, दोनों को जोड़कर पढ़ा जाएगा। उसके नतीजे में ये मजिस्ट्रेट ट्रायल जब कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों को सुन लेगा, प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील को भी और डिफेंस को भी सुन लेगा, दोनों की दलीलें, दोनों के आर्गुमेंट, दोनों के सबूतों को सुन लेगा एक बार, तो वो नतीजे पे पहुंचेगा। उस नतीजे का नाम है जजमेंट। और जजमेंट में क्या हो सकता है, या तो उसको छोड़ दिया जाएगा, एक्विटल हो सकता है, या फिर कन्विक्ट हो सकता है, या तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। रिहा करने का मतलब क्या हो जाएगा, जो चार्ज लगाए गए, ये चार्ज जो लगाए गए वो खारिज कर दिया, यानी कि इन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो चार्ज लगाया गया, या फिर इन पर
कन्विक्ट किया जाएगा, यानी जो चार्ज लगाया गया है वो चार्ज सही है और आपको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक ट्रायल हो गया। अब ट्रायल में आपको दोषी पाया गया और इसके बाद होती है सेंटेंस हियरिंग। सेंटेंस हियरिंग, सजा पर सुनवाई, फाइनल सुनवाई होती है। फाइनल सुनवाई, जब सजा पर सुनवाई होगी तो सजा पर सुनवाई होने का मामला क्या होगा, दो बातें होंगी। इस पर दो पार्टी हमारे पास, एक प्रोसिक्यूशन और दूसरा डिफेंस। ठीक है ना, ये सेंटेंस आ गया आपको कि आपने रिहा कर दिया गया या आपको छोड़ दिया गया, तो दोनों पार्टी क्या करेंगे, एक पार्टी हायर कोर्ट में चली जाएगी अगर जाना होगा उसे, तो अपील में जिसके खिलाफ फैसला आया हुआ होगा, जिस पक्ष के खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आया होगा वो अपील में जाइए अपने फैसले के खिलाफ। दूसरी पार्टी कहिए एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट मतलब जो सजा आपने दी है उस सजा का निष्पादन कराइए आप न्यायालय। न्यायालय से क्या कहेंगे, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं मुकदमा, स्टेज 1 को फॉलो किया उन्होंने, स्टेज 2 को फॉलो किया, फिर स्टेज 3 को फॉलो करते करते वो ट्रायल का नतीजा निकला, मान लीजिए कन्विक्शन, उसे सजा हो गई। तो सजा हो गई तो जिस व्यक्ति को सजा हुई है उसका जो डिफेंस लॉयर होगा, उसके जो रक्षा वाला जो आपको प्रतिरक्षित कर रहा होगा, वहां पर खड़े होकर डिफेंस कर रहा होगा, डिफेंस काउंसिल होगा आपका, वो डिफेंस काउंसिल क्या करेगा, उनको सलाह देगा कि गो टू अपील इन हायर कोर्ट अगेंस्ट दिस सेंटेंस ऑर्डर। इस सजा के खिलाफ आप हायर कोर्ट में अपील करिए। ये कौन, डिफेंस लॉयर करेगा। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन होगा, प्रोसिक्यूशन क्या कहेगा कि सर इनको सजा दिलाई जाए, इनको सजा दिलाई जाए, एग्जीक्यूशन होगा। ये सब चीजें इस तरीके से आपका ये 1 बाय 1 हमने देखा। 3 स्टेजेस है इसमें, 3 स्टेजेस को हम देखेंगे। 3 स्टेजेस में कौन कौन सी है। पहली स्टेज को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। इन्वेस्टिगेशन की पहली स्टेज में क्या होता है, देखिए मैंने आपको लास्ट में पहले बताया, ये यहां बताया था मैंने आपको, बीएनएस में 3 तरह से केस दर्ज होता है, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन केस। इसके अलावा मैंने देखा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो चलती है वो 3 स्टेजेस में चलती है। पहली स्टेज का नाम है इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर, ठीक है। दूसरा आपका, इसको हटा दीजिए एफआईआर को, कभी कंफ्यूज हो आप, एफआईआर जब होती है तब होता है वो, ठीक है। दूसरी स्टेज का नाम है इंक्वायरी, तीसरी स्टेज का नाम है ट्रायल। इसके बाद देखिए 1 बाय 1 इन्वेस्टिगेशन स्टेज 1, उसमें सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में इसमें क्या, स्टेट ऑफ विटनेसेस, क्या होता है स्टेट ऑफ विटनेसेस, गवाहों की गवाही कराई जाएगी। उसके बाद एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं, अरे भाई कोई वेपन है, कोई चाकू, छुरी, कट्टा, तमंचा या कुछ भी व्हाटएवर, या खून में सनी हुई शर्ट या जूता या लैपटॉप या फोन वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हो सकते हैं, एक एविडेंस हो सकते हैं। इनको कलेक्ट करेगी पुलिस और कलेक्ट करके एक पीआर देगी। पीआर मतलब पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, किसको, मजिस्ट्रेट के सामने देगी। जब मजिस्ट्रेट के सामने पीआर रख दी जाती है, एक बार पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, तो ये माना जाता है कि पुलिस के द्वारा स्टेज 1 इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर दिया गया। ये माना जाता है कि एक बार आपने इन्वेस्टिगेशन यानी स्टेज 1 के जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो निकाल कर आपने कहा दिया, मजिस्ट्रेट को दे दिया। उस कंक्लूजन का नाम ही पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट हुई, इस पर पुलिस रिपोर्ट को फाइल कर दिया गया मजिस्ट्रेट के सामने। जब मजिस्ट्रेट ने उस पर विचार किया, विचार करने का मतलब क्या होता है, स्टेज 2 शुरू हो गई, या फिर इंक्वायरी। उस पुलिस रिपोर्ट की इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट, क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी मतलब जांच करेगा। क्या जांचेगा, सबसे पहले देखिएगा जो पुलिस रिपोर्ट बनाई गई है, जिस भी अधिकारी ने, जिस भी पुलिस वाले ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में वाकई उसमें कुछ सत्यता है, सच्चाई है, तो उसको कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है टू टेकिंग जुडिशियल माइंड, अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करना, उसमें दिमाग लगाना अपना, कि वाकई क्या इसमें कोई कॉग्निजेंस लेने का बनता भी मामला नहीं बनता है, प्राइम मिनिस्टर जी उन्होंने देखा यस बनता है। बनने के बाद में देखेंगे उस बंदे को जिसके खिलाफ हमारे सामने मामला आया, उसको इशू प्रोसेस किया जाएगा। इशू प्रोसेस का मतलब क्या है, या तो समन भेजा जाएगा या वारंट भेजा जाएगा। देन आफ्टर वो आएगा, आने के बाद में अपना जो भी बताएगा कि साहब मैं यहाँ नहीं था, वहां नहीं था, वो अपनी गवाही वगैरह देगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज है डॉक्यूमेंटेशन होगा, बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रायल पढ़ाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जब उसको लगेगा, उसको मजिस्ट्रेट को स्टेज 2 में यानी इंक्वायरी में लगेगा कि हाँ भाई जो पुलिस ने पीआर भेजी है, वो रिपोर्ट में हमने भी इंक्वायरी की है, उसमें लगता है कुछ सत्यता है, तो उस सत्यता पर वो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, चार्ज फ्रेम कर देगा। और जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद ही आपकी तीसरी स्टेज, जिसका नाम ट्रायल है, तीसरी स्टेज शुरू हो जाएगी। और जब तीसरी स्टेज शुरू होगी तो इस तीसरी स्टेज के शुरू होने के बाद में मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या देखेंगे, इस ट्रायल में सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जजमेंट देंगे। इसमें जजमेंट कैसे देंगे, दोनों पार्टीज को, प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को सुनेंगे, पहले दोनों को फैक्ट्स पर सुनेंगे, इनका भी तर्क सुनेंगे, इनका भी, दोनों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद में फाइनली ये जजमेंट को प्रोनाउंस करेंगे।
फाइनली ये जजमेंट को प्रोनाउंस करेंगे। जजमेंट कैसा हो सकता है, या तो एक्विटल कर सकते हैं, किसी को रिहा कर सकते हैं, या फिर किसी को सजा दे सकते हैं, यानी कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि दे सकते हैं। और इस दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के खिलाफ दोनों ही पक्षकारों को ये राइट होगा कि एक पक्षकार कहां जा सकता है, किसी हायर कोर्ट में अपील में जा सकता है, या दूसरा पक्षकार इस फैसले के एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है। इज दैट क्लियर? ये हमने पढ़ा, आपको स्टेजेस पढ़ाई, हमने क्या पढ़ाया, स्टेजेस पढ़ाई। देखिए हमने आपको स्टेजेस पढ़ाई, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर किसी को ये वीडियो किसी टेक्निकल इशू की वजह से कोई वॉइस में क्लियर ना हो, या कोई दिक्कत हो रही हो आवाज पहुंचने में, तो आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल टेंशन ना लें। हम आपको एक बार ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लाइव क्लास, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग भी देंगे। चलिए हम बात करते हैं यहां से। अब हम बात कर रहे हैं आपके बीएनएसएस की। तो देखिए हमारे पास एक नया एक्ट है बीएनएसएस, हमारे पास एक नया एक्ट है। तो देखिए यहां पर हमने ये देखेंगे आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका जो एक्ट नंबर है, वो एक्ट नंबर है, मैंने पहले ही बताया आपको एक्ट नंबर क्या है इसका, 46। इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग समझ लें इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है, बीएनएसएस, हमने देखा एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, ये इसका एक्ट नंबर है। ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए साल 2023 में, ईयर 2023 में ऐसे बहुत सारे एक्ट पास हुए होंगे, जैसे एक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक्ट 46 नंबर पर भी एक एक्ट आया हुआ जिसका नाम होगा बीएनएसएस। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने देखा हर साल में जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, उन सेशंस में एक लिस्ट बनाई जाती है और उसको बारी बारी एक्ट को पास कराया जाता है। बात समझ रहे हैं? एक लिस्ट होती है हर सेशन में, हर साल के जो सेशंस होते हैं उनमें एक लिस्ट बनाई जाती है कि इस सेशन में ये एक्ट पास होना है, ये एक्ट पास होना है। तो उस लिस्ट में 2023 की लिस्ट में ये बीएनएसएस जो होगा वो 46 के नंबर पर पास हुआ होगा। कब पास हुआ होगा? 46 नंबर पर। तो इसीलिए इसका एक्ट नंबर क्या है? 46 ऑफ 2023। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया हुआ ये चीज। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप बाद में मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि आपको कि ये इसकी जो असेंट डेट है, असेंट डेट वो क्या है आपकी 25 दिसंबर 2023। अगर बात करें इसके इन्फोर्समेंट डेट की, तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई ऑफ 2024। देखिए इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। और इसकी आपकी जो असेंट डेट है वो है 25 दिसंबर 2023। देखिए किसी एक्ट में क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया हम जानते हैं उसके प्रियम्बल से। तो हम इसके प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल क्या है? देखिए इसकी प्रियम्बल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। उसमें दो वर्ड इस्तेमाल किए गए, एक कंसोलिडेट, एक अमेंड। एक कंसोलिडेट और एक अमेंड। द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानूनों का समेकित करना, कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना और उनको संशोधित करना। इस एक्ट का पर्पस क्या था? इस एक्ट की प्रियम्बल क्या थी? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि ये जो चाहते हैं इस एक्ट को बनाने के पीछे इनका एम क्या था कि इधर उधर जो बिखरे हुए कानून है, कैसे, किससे रिलेटेड? क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड ये जो कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड, उन कानूनों को कंसोलिडेट करना और उनको अमेंड करना। जैसी वक्त की जरूरत है उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे, उस हिसाब से उसे परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके एक किताब में रखना है, इधर उधर नहीं, एक किताब में रखना है हमें सारी कुछ चीजें। ये इसकी प्रियम्बल है। अगर ये बी एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। 74वें साल ये क्या बना? भारत रिपब्लिक होने के बाद 74वें साल ये कानून बनकर आया। मेरी बात समझ में आई? मैं बात कर रहा हूं
किसकी, यहां से सवाल आता है इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं उसको बार बार। देखिए क्या उस पर सवाल आता है, हमने प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, प्रीएम्बल 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 की बात क्या कर रहे हैं, ये दो बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको क्या करना है, दो चीजें करनी है, कंसोलिडेट और उनको अमेंड करना। इस कानून के पीछे जो ऑब्जेक्ट है, इस कानून के पीछे जो मंशा है, पार्लियामेंट का जो दिमाग काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि इधर उधर जो बिखरे हुए कानून है, कैसे प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ है, जितने भी लॉ है उनको क्या करेंगे, हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे और उनमें कुछ तब्दीली करनी होगी। जैसे कि टाइम की डिमांड है, डिमांड ऑफ टाइम है, अगर वक्त की जरूरत को फुलफिल करने के लिए उसमें कुछ अमेंड करना पड़ेगा, अमेंड कर देंगे और अमेंड करके क्या कर देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। अभी तो भटकने की जरूरत नहीं है, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हम उनको क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे और अमेंड कर देंगे। किनको, द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, ऐसे कानून जो आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित हैं, ऐसे कानून जो आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित हैं उनको हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। इज दैट क्लियर, हम इसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, किसको, आपके लॉ रिलेटिंग टू दी क्रिमिनल प्रोसीजर को, और कंसोलिडेट करेंगे तो करेंगे, लेकिन जैसी वक्त की जरूरत होगी उसे अमेंड भी कर देंगे। ये हमने दो चीजें जानी। देखिए यही बात कह रहा है वो, यहां पर भी क्या कह रहे हैं, देखिए enact to consolidate and amend the law relating to the criminal procedure। आपराधिक विधि से, आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को क्या करना, कंसोलिडेट करना यानी समेकित करना और उसको संशोधित करना, ये इस एक्ट का एम था। बात करते हैं हम चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 यहां पर क्या, प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रारंभिक। तो हम प्रीलिमिनरी की बात करते हैं तो प्रारंभिक है, इसमें सेक्शन 1 है। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, देखिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड पनिशमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होगा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, BNSS 2023। ये ध्यान रखिए, इसका एक्ट नंबर क्या बताया मैंने, इसका एक्ट नंबर 46, एक्ट नंबर 46 ऑफ द 2023। इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 4 जुलाई ऑफ 2024 और इसकी असेंट डेट क्या है, इसकी असेंट डेट 25 दिसंबर ऑफ 2023। प्रेसिडेंट ने इसे असेंट कर दी थी 25 दिसंबर 2023 को, और ये कानून परिवर्तन में कब आया, इसका परिवर्तन में आने की तिथि है आपकी 1 जुलाई 2024। देखिए यहां पर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। नाम क्या होगा इस कानून का, एक्सटेंट, इसका विस्तार क्या होगा, और कमिटमेंट कब से ये लागू हुई। देखो इसमें फर्स्ट का पहला देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस विधि को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जा सकेगा। इस एक्ट को क्या कह सकते हैं आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए द प्रोविजन, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, एक्सटेंट की। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर शैल नॉट अप्लाई। इस संहिता के क्या नहीं होंगे, चैप्टर 9, 11 और 12 ये अप्लाई नहीं करेंगे, ये अप्लाई नहीं करेंगे। कहां नहीं करेंगे, टू दी स्टेट ऑफ नागालैंड और टू दी ट्राइबल एरियाज। ये कहां नहीं होंगे, पहले वाली भी सीआरपीसी में ऐसा ही था, वहां पर भी थे चैप्टर 8, 9 और 11 थे, वहां पर चैप्टर 8, 9 और 11 थे, वो भी नहीं लागू होते थे। कहां पर, नागालैंड पर, और कहां पर, ट्राइबल एरियाज में। सवाल यहां पर ये ट्राइबल एरियाज कौन से होंगे, ये ट्राइबल एरियाज, देखिए यहां बताया गया ट्राइबल एरियाज कौन से, specified in the notification। कौन से, in this section tribal areas means the territories which immediately before the 24th of date of January 1972 were included in the tribal areas of Assam। ये ध्यान रखिएगा, कौन से होंगे, ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम एज रिफर्ड इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में लिखा गया है वो, ठीक है। और क्या होंगे देखिए, एज रिफर्ड other than those within the local limits of the municipality of शिलांग। बात समझ में आई, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष पर ये संहिता लागू होगी, पूरे भारत वर्ष पर ये संहिता लागू होगी। और इसके 3 चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर, इसके 3 चैप्टर कौन कौन से, 9,
11 और 12 ये 3 चैप्टर इन 2 जगहों पर लागू नहीं होंगे, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ये ट्राइबल एरियाज कहां के होंगे? ये ट्राइबल एरियाज बेसिकली असम के ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं, जिनको कहां बताया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के पैराग्राफ नंबर 20 में बताया गया है इनमें, या फिर वो म्युनिसिपैलिटी हो शिलांग की, म्युनिसिपैलिटी एरिया या लोकल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग, इनमें ये तीनों चैप्टर्स लागू नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंटेड। इसके ऑफिशियल करेंगे, जो ऑफिशियल गैजेट में जो सरकार तय करेगी तारीख, उस तारीख से वो एक्ट लागू करेगा। ये तारीख कब तय की गई है? इसकी तारीख जो तय की गई है वो तारीख आपकी तय की गई है, कब तय की गई है? इसकी इन्फोर्समेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट कब बताई गई है इसकी? 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 ये बताया गया, इस डेट को ये एप्लीकेबल होगी। हमने अभी तक कितना पढ़ा वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, एक बार से रिमाइंड करते हैं। बीएनएसएस 2023 को हम देख रहे थे, इसमें असेंट डेट क्या होगी इसकी वो जाना हमने। असेंट डेट क्या है? 25 दिसंबर 2023। ये प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स के सवाल आपसे पूछ सकता है कि बीएनएसएस को इसकी राष्ट्रपति की असेंट कब मिली, तो बताइए 25 दिसंबर 2023 को। और अगर कोई पूछ ले अच्छा इसका एक्ट नंबर क्या होगा, तो एक्ट नंबर क्या था मैंने बताया अभी, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, 2023 का एक्ट नंबर 46 था ये। और को असेंट कब मिली? 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की असेंट मिली। और इन्फोर्समेंट डेट, इसको इन्फोर्स कब किया गया? 1 जुलाई ऑफ 2024। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर है आपको 39, इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं आपके? 531। और टोटल शेड्यूल्स कितनी है? इसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। आगे देखिए, इसके बाद में हमने बात की नेचर की। ये नेचर कैसा होगा इसका? हमने बताया प्रोसीजरल नेचर होगा। किसी भी इंसान को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, किसी व्यक्ति को समन कैसे इशू किया जाएगा, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज कैसे किया जाएगा, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कोर्ट कैसे किया जाएगा, अटैच कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो यहां पर जो प्रोसीजर बताए गए हैं उन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ये सब काम कर सकते हैं। तो जब यहां प्रोसीजर बताए गए हैं बीएनएसएस में, तो ये भी लॉ कैसा होगा? ये प्रोसीजरल नेचर का लॉ होगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। बीएनएसएस ये वही चीज है जो अल्टीमेट आप अचीव करना चाहते हैं उसमें। देखिए बीएनएसएस का मामला क्या है? बीएनएसएस में जो भी जितने भी मामले आएंगे, जितने भी मामले रहेंगे, वो सब मामले या तो पुलिस रिपोर्ट पर एफआईआर केस कहते हैं उन्हें, या कंप्लेंट केस होते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन बेसिस केसेस होते हैं। इन्हीं 3 तरीकों से कोई भी केस अकॉर्डिंग टू द बीएनएसएस ही इसमें क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे कि आप क्या कर सकते हो? केस को फाइल करते हो। देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की 3 स्टेजेस होती है, मैंने बताई। स्टेज 1 का नाम क्या है? इन्वेस्टिगेशन। स्टेज 2 का नाम क्या है? इंक्वायरी। और स्टेज 3 इसका नाम क्या है आपका? ट्रायल। स्टेज 1 देखिए, स्टेज 1 इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एफआईआर। उसके बाद क्या होता है? स्टेज ऑफ विटनेसेस। इन विटनेसेस को बुलाइए, उनकी गवाही कराइए। और तीसरा क्या होता है? एविडेंस का कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जैसे कोई छुरी, कुड़क्का या लाठी डंडा या फिर कुल्हाड़ी या कोई लैपटॉप वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, कोई खून में सनी हुई शायद, ये सब क्या होते हैं? एविडेंस के पीस ऑफ एविडेंसेस होते हैं। इन्हीं को आपको कलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में क्या करेंगे आप? पुलिस रिपोर्ट को फाइल कर देंगे मजिस्ट्रेट के सामने। जब मजिस्ट्रेट के सामने जब एक बार पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है तो फिर शुरू होती है स्टेज 2। स्टेज 2 का नाम क्या है? इंक्वायरी। और सबसे पहले क्या होता है इस इंक्वायरी में? इस इंक्वायरी में सबसे पहले ये होता है कि मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? कॉग्निजेंस लेते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? कॉग्निजेंस लेते हैं उस पुलिस रिपोर्ट पर कि जो पुलिस ने एलिगेशंस लगाई, जो आरोप लगाए, क्या वो सही है? अगर मजिस्ट्रेट को लगता है अपने जुडिशियल माइंड को लगाने के बाद, अपने न्यायिक विवेक को लगाने के बाद कि हाँ पुलिस के द्वारा लगाए गए मामले कैसे हैं, सत्य हैं, तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले उसमें इशू प्रोसेस करेगी। इशू प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो अक्यूज्ड पर्सन है या उससे कंसर्निंग गवाह है उनको बुलाने के लिए या तो वो समन इशू करेगी या वारंट करेगी या फिर दोनों साथ साथ करेगी। वो डिपेंड करेगा केस टू केस। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे वो? इसके अलावा वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन जो भी फॉर्मेलिटीज होती है फॉर्मेलिटीज पूरी कराएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? वो चार्ज फ्रेम कर देंगे। और एक बार जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो दूसरी स्टेज कंप्लीट हो जाती है। और फिर उसके बाद स्टेज 3 शुरू होती है, इसका नाम है ट्रायल। और ट्रायल में क्या होता है? एक साइड पे प्रोसिक्यूशन होता है, दूसरी साइड में डिफेंस का लॉयर होता है। इन दोनों के बीच में क्या होती है?
आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होती है, और आर्ग्यूमेंट या बहस का नतीजा या निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका नाम है जजमेंट। और जजमेंट में दो चीजें हो सकती है, इधर एक्विटल और कन्विक्शन, या तो उसको रिहा कर दिया जाएगा या उसको सजा सुनाई जाएगी। और जब रिहा हो जाएगा या सजा होगी, उस पर भी दोनों पार्टी को एक राइट मिलता है। जो पार्टी पराजित हो गई है, हार गई है, वो उस फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में क्या करेगी, अपील करेगी। और जो पार्टी हार गई है या जो पार्टी जीत गई है, वो पार्टी अपने जीते हुए निष्कर्ष, अपने जीते हुए फैसले को क्या कराने की कोशिश करेगी, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगी। ये आपकी 3 स्टेजेस थी जो मैंने बताई आपको। इसके अलावा हमने बताया एक्ट नंबर क्या होगा, इसका एक्ट नंबर होगा 46 ऑफ 2023। इसके अलावा हमने प्रीएम्बल को डिस्कस किया। यहाँ पे प्रीएम्बल क्या है इसकी, इस एक्ट की प्रीएम्बल जो है, ये कहते हैं इस एक्ट की प्रीएम्बल का बेसिक क्या है कि ये लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून क्या करेगा, आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को पार्लियामेंट ने क्या किया, उनको कंसोलिडेट करने की बात करी और उनको अमेंड करने की बात की। अमेंड और कंसोलिडेट करने की बात की है प्रीएम्बल, ये कहता है। इसका सेक्शन 1 क्या कहता है, इसके प्रिलिमिनरी की बात करूं तो सेक्शन 1 है इसका, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में पहला सेक्शन। सेक्शन ये 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 कुछ नहीं कहता, 3 बातें करता है। पहली बात क्या करता है सेक्शन में कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, नाम क्या होगा। इसका नाम मैंने बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका एक्ट नंबर 46 है और 2023। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका सेक्शन 1 का, सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इसकी एक्सटेंट क्या होगी, इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या होगा, जमीन पे कहां कहां लागू होगा। तो कहीं इसमें ऑल ओवर इंडिया लागू होगा, ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 आया। उसके बाद में जितने भी कानून थे उसमें जो नॉन इफेक्टिव एरिया रहता था आपका जम्मू कश्मीर का, उसको खत्म करने के बाद क्या कर दिया, एज यूजुअल जम्मू कश्मीर पर भी वो लागू होगा। इसलिए यहां पर वो चीज लिखी नहीं गई है एक्ट में। और इसके अलावा बताया गया कि ये तीन जो चैप्टर है छोड़ दिएगा। कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, इन 3 चैप्टर को छोड़कर बाकी पूरी सीआरपीसी आप लागू कराइए। कहां कहां, नागालैंड, ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मैं नहीं कर रहा हूं आसाम, आसाम हमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, और लोकल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। ये 4 जगहों पर क्या नहीं करेंगे आप चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12 इनको लागू नहीं कराएंगे आप, बाकी पूरी सीआरपीसी एज यूजुअल लागू करिए। और तीसरी बात क्या कहता है ये सेक्शन आपका, सेक्शन 1, सेक्शन 1 ये कहता है कि ये एक्ट का वजूद कब से इन्फोर्समेंट में आएगा। ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आने की डेट है आपकी 1 जुलाई 2024। उम्मीद करता हूं आज के लिए ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और इसको हमने बहुत बारीकी से पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।